Hello guys. So today we are going to start a chapter named Trade to Territory. In this chapter, we will study that why British came in India for trade and how they developed India as their territory. So before we start this chapter, let's discuss something about history. Some of the students says that history बहुत बोरिंग है सर, मज़ा नहीं आता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है, याद नहीं होता. So the best way to study history is to study history by the timeline. इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक तो ईयर्स याद रहेंगे सारे सारे, और दूसरा जो चीज़ें हैं वो बहुत इजी हो जाती है व्हेन यू मेक अ टाइमलाइन. द टाइमलाइन इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर क्योंकि वो एक स्टोरी फॉर्म क्रिएट कर देता है आपके माइंड में. सो लेट मी टेल यू कि कैसे करता है. एक बहुत ही ईजी वे. ब्रिटिश इंडिया कब आए थे, कब गए, बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट है, सुना है, मन नहीं करता पढ़ने का. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ दैट हाउ इजी इट इज. ये यू कैन सी, एक लाइन में हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में कब आए और कैसे चले गए. ब्रिटिश पावर सबसे पहले आए थे इंडिया में 1600 में. ये हम इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम जो ब्रिटिश जो कंट्रोल करना शुरू हुआ था हम वहां से देखेंगे. दे स्टार्टेड देयर कंट्रोल फ्रॉम 1657 और 1757 तक दे अंडरस्टूड द कल्चर ऑफ इंडिया. यहाँ तक इन्होंने सिर्फ 100 ईयर सिर्फ क्या किया, ऑब्जर्व किया इंडिया को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के ट्रेडिशन को, इंडिया के लोगों को, इंडिया के रूलर्स को. दे ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग एंड दे फाउंड द लूप होल कि कहाँ से उनको कहाँ से वो सेंध लगा सकते हैं कि उनका पावर स्ट्रांग हो, या फिर वो इंडिया को कैसे कैप्चर कर सकें, उससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सके इंडिया से, इंडिया के रिसोर्सेज से. They observed the whole thing in this 100 years, initial 100 years. After this 1757 से 1857 तक उन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू किया अपने पावर्स को. Whatever they observed, they started to capture, they started to acquire. इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा राइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. देन आफ्टर 1857 to 1957 उनका पतन शुरू हो गया, उनका डिमोलिशन शुरू हो गया. जितने भी हमारे रिवोल्ट हुए, 1857 में पहला रिवोल्ट हुआ हमारे, इसके बाद हमारे रिवोल्ट होते रहे लगातार, और 47 में हम फाइनली इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए. सो देखा आपने, मतलब कितना इजी हो गया ये पूरा हमें ब्रिटिश का रूल पढ़ना सिर्फ एक लाइन में विद दिस टाइमलाइन. सो इन द सेम वे हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, ट्रेड टू टेरिटरी, आई मेड अ टाइमलाइन फॉर यू गाइस. हम इस टाइमलाइन से पढ़ेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द इवेंट्स, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो सबसे पहले ब्रिटिश केम इन इंडिया इन 1600 बाय द रॉयल चार्टर ऑफ क्वीन, गिवन बाय द क्वीन. They give the right to trade. British made a company named British East India Company. उनको ट्रेडिंग राइट मिला बाय द क्वीन एंड दे अराइव्ड इन इंडिया इन 1608. अच्छा, वन मोर थिंग, ब्रिटिश वर द नॉट फर्स्ट हु केम टू इंडिया. ब्रिटिश से पहले पोर्टुगीज केम टू इंडिया इन 1498. There was a Portuguese sailor, Vasco da Gama. He came in India for trade in 1498. And approx 100 years later, 100 साल बाद लगभग, ब्रिटिश जो है वो इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए. इनके बीच में, इस टाइम इंटरवल के बीच में, दो और कंट्री आई थी बीच में ट्रेड करने के लिए, हालांकि वो बाद में भी रही थी. समवेयर इन 18th सेंचुरी के आसपास जो है वो उनका जो रूल है उनका कम हो गया. कौन सी कंट्रीज थी वो दो कंट्रीज थी. एक थी हमारे डच और दूसरे थे फ्रेंच. फ्रांस और डच जो है वो भी आए थे बीच में रूल ट्रेड करने के लिए इंडिया से, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो उभरा इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दैट वाज ब्रिटेन. उसके पहले तीन और कंट्री आ चुके थे. ओके, सो वी विल स्टडी हियर कैसे हुआ डेवलपमेंट इनका. 1600 में इनको पावर रॉयल चार्टर मिला क्वीन से. दे अराइव्ड इन इंडिया इन 1608. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, पहली फैक्ट्री जो इन्होंने स्टैब्लिश करी अपनी, दे स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन हुगली. हुगली इज इन कोलकाता. ओके, in 1651 they established their first factory in 1651. Then the next thing they did is in 1696. What they did, they started building a fort near their factory. अपने फैक्ट्री के पास ही इन्होंने एक फोर्ट स्टैब्लिश करना शुरू किया, जिसमें ये अपने आर्म्स एंड एम्यूटेशंस रखने लगे इन 1696. इसके बाद इन्होंने 1757 की बैटल ऑफ पलासी लड़ी, जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे.
and they fought a battle in 1764 which was known as Battle of Buxar. और इस Battle of Buxar के बाद ब्रिटिश came as a strongest power in India. और इसके बाद अब जो मेन, ये तो हो गया हमारा ब्रीफिंग. So we will study the whole thing in detail in the coming part of the chapter. सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा. तो अब क्या हुआ, अब जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिश जो हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं ट्रेड से, यहाँ के जो रूलर्स हैं वो बहुत ही उनको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, जो मैक्सिमम जो हमारा कंट्रोल है वो ज़मींदार्स और जागीरदार्स के थ्रू है. सो व्हाट दे डिड, जब उन्होंने फोर्ट बना लिया अपना, बना रहे थे 1696 में, उसके बाद व्हाट दे डिड इन 1698 ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, जो ज़मींदार हैं, जो मुगल ऑफिसर्स थे, उनको ब्राइब दिया, रिश्वत दिया और 3 गांव की जिम्मेदारी अपने पास ले ली. उन 3 गांव में से एक गांव था हमारा कैलीकट, कोलकाता, जो बाद में कलकत्ता सिटी डेवलप हुआ और उसके बाद कैलीकट जो है वो डेवलप हुआ कोलकाता में, जो हम आज कोलकाता कहते हैं. अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो है अब औरंगजेब ने ड्यूटी फ्री राइट दिया था ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी को. लेकिन जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि उनको कंपनी की सैलरी तो है लेकिन उनको अपना खुद का भी पैसा कमाना है. सो दे ऑल्सो वांटेड टू डू ड्यूटी फ्री ट्रेड. लेकिन इस चीज से जो नवाब ऑफ बंगाल है वो खफा हो गए कि नहीं भाई, हम ऐसा क्यों करेंगे, यू हैव टू पे द ड्यूटी. आपका ड्यूटी फ्री ट्रेड तो कंपनी के लिए, आपके लिए थोड़ी है. सो यू हैव टू पे द ड्यूटी. लेकिन ये बात ब्रिटिश ऑफिसर्स को अच्छी नहीं लगी, इसलिए व्हाट दे ट्राइड, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नवाब ऑफ बंगाल को ही चेंज कर दें और कोई अपना पपेट रूलर लेके आ जाए. सो दे ट्राइड टू मेक द थिंग कि वो अपना कोई पपेट रूलर लेके आ जाए. लेकिन अब इतना आसान तो था नहीं है पपेट रूलर लेके आना. सो दे आर लुकिंग फॉर द वे दैट हाउ टू डू दिस. सो एज वी नो दैट ब्रिटिश want to gain maximum power और maximum money from India. लेकिन ये पॉसिबल नहीं था. क्यों नहीं पॉसिबल था? क्योंकि जो रूलर्स थे उस वक्त के, औरंगजेब और जो दूसरे रूलर थे उस वक्त, जो बंगाल का जो नवाब था, ही वॉज मुर्शीद कुली खान. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर. लेकिन धीरे धीरे जब औरंगजेब मर गया, देन मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई, देन अलीवर्दी खान वॉज द नेक्स्ट रूलर ऑफ बंगाल. After that, Sirajudaulah became the ruler of Bengal. These all rulers were very strong rulers. लेकिन ब्रिटिश को चाहिए कौन था? जो पपेट हो, जो उनके इशारों पे काम कर रहा. और ऐसा पॉसिबल था नहीं क्योंकि ये सारे के सारे रूलर्स क्या थे? स्ट्रांग थे. सो दे डिस्कस दिस थिंग विद देयर ऑफिसर कॉल्ड रॉबर्ट क्लाइव. जब उन्होंने उनसे ये डिस्कस किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि लेट्स फाइट अ वॉर विद द किंग. और उस वक्त जो नवाब थे बंगाल के, ही वॉज सिराजुद्दौला. So when Sirajudaulah was the ruler of Bengal, Robert Clive came to Bengal and they fought a war. लेकिन वॉर लड़ने से पहले what he did, जो इनका कमांडर था सिराजुद्दौला का, he was मीर जाफर. इसको इन्होंने क्या किया, इसको लालच देके अपनी तरफ ले लिया. और जो इसके पास बटालियन थी, वो बटालियन युद्ध में जो बैटल था उसमें गई ही नहीं. इसके वजह से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है वो हार गए. बैटल ऑफ पलासी हुआ था बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ऑफिसर, जिसमें मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल एंड रॉबर्ट क्लाइव वॉन द बैटल. एंड बैटल ऑफ पलासी वॉन बाय द ब्रिटेन. अब इसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें बंगाल की नवाबी दे दूंगा. सो मीर जाफर गॉट द नवाबी ऑफ बंगाल. As Mir Jafar got the Nawabi of Bengal from Britain और Britain rulers और Britain officers, so obviously उसकी वफादारी बनती थी उनके खिलाफ. तो जैसा वो बोलते थे वैसा वो करता था. So Mir Jafar was the puppet ruler and that is what British officers want. उनको कोई puppet ruler चाहिए था जो उनका काम कर सके उनके इशारे पे. और ऐसा ही चीजें होने लगी. Now the things are going very smooth for them. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मीर जाफर थोड़ा अपना सोवर्निटी कह लो या अपना नैतिकता कह लो, उसके वजह से इसने इनकी बातों को मानना बंद कर दिया. तो जब इनकी बातों को मानना बंद कर दिया तो व्हाट ब्रिटिश डिड, इन्होंने इसको हटा के दे टुक अनदर पर्सन नेम्ड मीर कासिम ऑन थ्रोन. सो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने
मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बना दिया नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि मीर जाफर उनकी बात नहीं मान रहा था। तो लेकिन जब मीर कासिम को बनाया तो मीर कासिम भी उनकी बात नहीं मान रहा था। कुछ टाइम के लिए माना, लेकिन उसके बाद फिर से वो उनकी बात नहीं मानने लगा। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बना दिया। लेकिन अब की बार जब मीर कासिम को हटाया इन्होंने रूलर से, तो मीर कासिम ने जो है वो रिवॉल्ट क्रिएट कर दिया। उसने कहा नहीं, आई विल फाइट अगेंस्ट यू, मैं आपसे लड़ाई करूंगा। और ये चला गया नवाब ऑफ अवध के पास, और इसने अपनी आर्मी क्रिएट करी। वहां जाके उनसे डिस्कस किया, अपनी प्रॉब्लम बोली, और नवाब ऑफ अवध जो है वो अग्री कर गया। अच्छा, क्यों अग्री कर गए ये लोग नवाब ऑफ अवध? क्योंकि बंगाल जो था उस वक्त, दैट वाज द वेरी रिचेस्ट प्रोविंस इन मुगल टेरिटरी। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू था वो बंगाल से आता था। तो अब क्योंकि बंगाल वाज अंडर मीर जाफर, सो दे अग्रीड टू फाइट विद मीर कासिम, सो दैट मीर कासिम विल गेट द नवाबी ऑफ बंगाल, और इसकी भी वो हेल्प करता नवाब ऑफ अवध की। एंड शाह आलम टू, ही वाज द लास्ट मुगल रूलर, लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल रूलर, मतलब इनके बाद भी रूलर थे, लेकिन ही वाज द लास्ट मुगल रूलर जो लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ। इसके बाद फिर मुगल रूलर्स जो है वो डायरेक्टली अपोज नहीं करते थे ब्रिटिशर्स को। सो शाह आलम टू ने भी पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में, जो हुआ था बैटल ऑफ बक्सर इसको बोलते हैं। एंड बैटल ऑफ बक्सर हमारा कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1764 में। ये हुआ था 1764 में, और ये हुआ था हमारा 1757 में। तो बैटल ऑफ बक्सर में 3 पार्टी थी, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू। और ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे? दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। एंड द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर वाज अगेन ब्रिटिश वॉन दिस वॉर। और ये तीनों कंबाइंडली जो है वो हार गई। क्यों हारी? ऐसा क्या मतलब, 3 लोग मिलकर लड़ रहे हैं फिर भी हार गए, ब्रिटिश अकेला लड़ रहा है फिर भी जीत गया, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रिटिश के पास जो वॉर टेक्निक्स थी, उनके पास जो आर्म्स एंड एम्यूटेशंस थे, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और डेवलप थे एज कंपेयर टू द रूलर्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो इसके वजह से जो है वो ब्रिटिश के सामने हमारे जो रूलर्स है, या जो हमारे जो आर्मी थी उस वक्त की, मीर कासिम की, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम टू की, वो टिक नहीं पाई। और इस तरीके से जो है इनका सबसे पहली और बड़ी विक्ट्री उनको मिली। और इस तरीके से जो नवाबी है बंगाल की, वो ब्रिटिश के पास रह गई। एंड ब्रिटेन बिकेम द, ब्रिटेन टुक ऑल ओवर द नवाबी ऑफ बंगाल। और धीरे धीरे फिर वहीं से उनका राइज होना शुरू हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा। अभी उसमें अगला पार्ट आएगा, उसका मैं अगला पार्ट अगली वीडियो में बनाऊंगा, एंड देन आई विल टीच यू दैट हाउ द थिंग्स हैपन। थैंक यू।